हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहले हमने जो ये यूनिट स्टार्ट की, सेकंड यूनिट क्लास 11 फिजिक्स की, हमने रेस्ट और मोशन को एक्सप्लेन किया कि कब किसी चीज़ को हम रेस्ट पे बोलते हैं, कब मोशन पे बोलते हैं। तो जब हमने मोशन डिस्कस कर ही लिया है तो हम आज करने जा रहे हैं कि मोशन कितने टाइप्स का होगा। तो देखिए, जो मोशन की हम टाइप करने वाले हैं आज, वो बेस्ड है डायमेंशन पे। डायमेंशन का मीनिंग है डायरेक्शन। 1D 2D 3D, यानी कि 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो ये हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज हम करेंगे वो है 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, क्या कहते हो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में? 1D मोशन। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़ा है अब तक मैथ्स में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जिसे आप बोलते हो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके पास। वाई डैश, एक्स डैश, वाई और एक्स, और जेड को इस तरीके से शो करते हो क्योंकि 2D प्लेन है ये, आपको भी पता है। इसमें हम जेड को तो नहीं दिखा सकते अलग से, पर कुछ ऐसा होता है जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस ऐसा इस तरफ ऐसे शो कर सकते हो आप। ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, कैसे भी रोटेट कर लीजिए, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही नजर आएंगे। तो अगर ये जो है वो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस इस टाइम ऐसा होगा बाहर की साइड। ये है आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर तीनों एक्सिस जो है आपके एक्स, वाई, जेड, इन तीनों एक्सिस में से सिर्फ एक एक्सिस ही अगर मोशन के दौरान चेंज हो, बाकी दोनों एक्सिस की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, तो हम क्या कहते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है, 1 डायमेंशनल हो रहा है। जैसे आपने किसी टाइप पर यहां पर एक पार्टिकल मान लिया जिसकी पोजीशन A थी। कुछ टाइम बाद उसकी पोजीशन स्ट्रेट चल के वो कहां पहुंच गया, B पे पहुंच गया इस रास्ते से। तो क्या A से B तक जाने में Y में चेंज आया? आपने किया बेसिक क्लास में कि व्हेन अ बॉडी इज एट X एक्सिस देन इट्स Y एंड Z कंपोनेंट्स आर 0। अगर कोई चीज X एक्सिस पे है तो उसके Y और Z कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 0। तो अगर वो A पे था तो भी उसके Y Z 0 थे, B पे आया तो भी Y Z 0 आए। चेंज किस डायरेक्शन में आया है, X में। अगर वो यहाँ -2 में था तो चलता हुआ -1 पे भी आया होगा, 0 पे भी, फिर 1 पे भी और फिर 2 पे भी। तो चेंज सिर्फ किस में है, X में। तो जब तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में से सिर्फ एक एक्सिस में चेंज हो रहा हो तो आप क्या कहोगे उसको, 1 डायमेंशनल मोशन। जरूरी नहीं है कि वो एक्स में ही चेंज हो रहा हो, वाई भी चेंज हो सकता है सिर्फ, या ओनली जेड भी चेंज हो सकता है। तो कहने का मीनिंग क्या है, एक ही कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो तो डेफिनेशन क्या कहलाएगी आपके पास, डेफिनेशन में लिखिए, अ मोशन is said to be one dimensional motion if, क्या कहोगे, if only one of 3 coordinates is changing, किसके साथ, with respect to time। क्या एग्जांपल हो जाएंगे, अगर हम सीधा एक ही लेवल रोड पर चलते रहे तो वो भी किसका एग्जांपल है, 1D का। एक ही एक्सिस पे चेंज हो रहे हैं, एक्स पे। ट्रेन अगर सीधी चल रही है किसी फिक्स पाथ पे, स्ट्रेट पाथ है, तो वो भी एक ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बाकी दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो वो इसी के एग्जांपल है, जैसे मैन वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड,
a man walking on level road, या फिर ट्रेन इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, ट्रेन इज रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। तो ये था हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन, जब एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो आपके पास। नेक्स्ट टाइप है देखिए टू डायमेंशनल मोशन, शॉर्टकट में क्या बोलते हो आप इसे, 2D। तो इसका मीनिंग क्या होगा, जब तीन में से दो एक्सिस चेंज होना शुरू हो जाए, आउट ऑफ 3 XYZ कोई भी दो एक्सिस अगर चेंज हो रहे हैं मोशन में, तो आप उसको क्या बोलते हो, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हो। जैसे हम सिर्फ XY प्लेन शो करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पहले इस पॉइंट पर था O पोजीशन पर, फिर वो यहां आ गया मोशन में, यहां आ गया तो देखो कुछ डिस्टेंस y से और कुछ x से दोनों से चेंज हो गया, यहां दोनों डिस्टेंस 0 0 थे, यहां आया तो x का भी कुछ पार्ट हो गया और y का भी चेंज हुआ, फिर वो फर्दर यहां चला गया तो अब अगेन और x में भी चेंज आया, y में भी, अगेन आगे जाएगा इस पोजीशन पे तो फिर दोनों में चेंज आएगा। तो दोनों एक्सिस पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल यही है जो आपके सामने है, आपका बोर्ड, 2D बोर्ड है ये है इसकी y एक्सिस, ये है इसका x एक्सिस। पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, इस लाइन से कुछ और है, यहाँ आ गया तो इससे भी डिस्टेंस चेंज हो गया और उससे भी डिस्टेंस चेंज हो गया। तो जब दो एक्सिस अगर चेंज हो रही हैं तो वो क्या कहलाता है, टू डायमेंशनल मोशन। तो लिखिए अ मोशन इज सेड टू बी, अ मोशन इज said to be two-dimensional motion if two of three coordinates are changing with respect to टाइम। टाइम के साथ अगर दो कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं तो एग्जांपल क्या दोगे आप, एग्जांपल में एक तो यही था बोर्ड का एग्जांपल आपको कि अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, या फिर कैरम का कॉइन का जो मोशन है, कैरम कॉइन मोशन, जो कैरम आप खेलते हो, स्टिकर जो आप यूज करते हो, तो वो जो मूवमेंट है वो क्या है, XY, क्योंकि जो हाइट है उसकी वो फिक्स्ड है। अगर जेड एक्सिस जो है वो हाइट को शो करे तो हाइट तो फिक्स है, वो तो ना इंक्रीज हो जाएगी, तो सिर्फ क्या हो रहा है वहां पर XY चेंज हो रहा है। तो वो आपके पास कैसा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन। थर्ड आता है आपके पास थ्री डायमेंशनल मोशन। थर्ड आ जाती है कैटेगरी थ्री डायमेंशनल मोशन, यानी कि 3D। जब सारे के सारे कंपोनेंट चेंज हो रहे हो, x भी चेंज हो, y भी चेंज हो, सब कुछ चेंज हो, तो उसको बोलते हैं 3D। अब इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, क्योंकि बोर्ड तो 2D है। लेकिन देखिए ये अगर x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इससे बाहर की तरफ जो होगी वो होगी z एक्सिस। ऐसे ही जैसे आप किसी भी रूम का कोई कॉर्नर एज्यूम कर लेना, आप जिस भी रूम पे कॉर्नर देखोगे तो कॉर्नर में एक तो ऐसे नीचे आ रही होगी, छत से देखोगे तो वो तो है z एक्सिस, और एक ऐसे और एक ऐसे। जैसे ये अगर x है, ये y है, तो ये क्या हो गया z। तो अगर कोई चीज इस टाइम यहां पर है तो उसका x से भी डिस्टेंस है, y से भी डिस्टेंस है और z से भी डिस्टेंस है।
और अगर वो यहाँ आ गई तो तीनों के साथ डिस्टेंस चेंज हो गए, यानी कि जब मूवमेंट स्पेस में होती है तो वो क्या कहलाता है, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, द मोशन इज said to be three-dimensional motion if all three coordinates are changing with टाइम। तो इसके एग्जांपल में आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई स्पेस में चीज मूव कर रही है, पार्टिकल मूविंग इन स्पेस, तो 3D मोशन है। या फिर आप पतंग उड़ा रहे हो तो वो पतंग जो उड़ रही है स्काई में वो भी क्या है, 3D मोशन ही आपके पास। तो काइट फ्लाइंग इन स्काई, ये भी क्या आपके पास 3D है। तो जो याद रखने वाली बात है वो क्या आई, 3D मोशन के लिए किसका होना जरूरी है, स्पेस का होना जरूरी है। 2D मोशन के लिए किसका होना जरूरी है, प्लेन का होना जरूरी है। और 1D मोशन के लिए किसका होना जरूरी है, लाइन का होना जरूरी है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी टाइप्स ऑफ मोशन की, जिसको हमने किसके बेस पे एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, जिसे आपने डायमेंशन नाम दिया। एक कैटेगरी और हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन की, जो डायमेंशंस पे नहीं डिपेंड करती, एक तरीके से पाथ पे डिपेंड करती है कि किस तरीके का मोशन हो रहा है, किस टाइप का मोशन यहाँ हो रहा है, किस पाथ के अकॉर्डिंग मोशन हो रहा है। एक कैटेगरी और है हमारे पास, पहला जिसके अंदर आ जाता है, जिसमें मान लो मोशन जो है बॉडी वो सर्कल में कर रही है, लाइन पे कर रही है, कैसे कर रही है, तो उसके बेस पे भी हमने टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो बनाई है। पहला टाइप जो आता है आपके पास वो आता है लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी, लाइन वाला मोशन जो होगा, जो मोशन एक लाइन में हो रहा है, लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये दोनों टर्में सेम हैं, क्या एक ही टाइप के मोशन को दिखाती हैं, या दोनों टर्में अलग अलग हैं। देखिए मोशन तो ये एक ही टाइप का दिखाती है, लाइन का ही मोशन शो करेंगे क्योंकि लाइन में मोशन हो रहा है, लेकिन टर्म्स दोनों अलग अलग हैं। लीनियर इज डिफरेंट, ट्रांसलेटरी इज डिफरेंट। डिफरेंस किस बेस पे है, फिर डिफरेंस है यूज के बेस पे। यूज क्या किया जा रहा है, किस चीज को आप मूवमेंट करा रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। देखिए अगर बात करते हो लीनियर मोशन की, तो बात हो रही है एक पॉइंट की। जब कोई पॉइंट लाइन पे मूव कर रहा है, जैसे कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि, तो वो क्या हुआ, लीनियर मोशन। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए हर वो ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, हर वो ऑब्जेक्ट जो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर कर ले, उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एक छोटा सा चौक का टुकड़ा है, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए अगर इसकी लेंथ है, और मैंने इसको फेंक दिया और ये 300 मीटर दूर जाकर गिरा, 200 मीटर दूर जाकर गिरा, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 200 मीटर का, और इसका साइज क्या है 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड के कंपैरिजन में इसका खुद का साइज क्या है, बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा छोटा साइज है। तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो लाइन के विद रिस्पेक्ट मोशन में, तो वर्ड क्या यूज करते हैं हम, लीनियर मोशन। बात आई समझ में आपको। ट्रांसलेटरी का वर्ड यूज करेंगे जब आप
पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन की बात ना करके रिजिड बॉडी के मोशन की बात करो। रिजिड का मीनिंग क्या होगा? ऐसी बॉडी जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। और दूसरा, जो डिस्टेंस जो कवर कर रही है, जब वो डिस्टेंस कवर करे तो सिर्फ बॉडी की पोजीशन ही चेंज हो, बॉडी के जो अंदर के पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन आपस में चेंज ना हो, उनकी पोजीशन क्या रहे? सेम रहे। कैसे? कि अगर बॉडी अभी यहाँ पर है तो बॉडी के अंदर पार्टिकल्स ए पॉइंट पे भी है, बी पे भी है, सी पे भी है और डी पे भी है। और अगर बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई तो पोजीशन बॉडी की चेंज हुई। ए बी सी डी की जो आपस में पोजीशन थी वो अभी भी वही है, अभी भी ए यही है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। तो जब ऐसा हो जाए कि बॉडी की तो पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। और तब आप मोशन को क्या बोलते हो? ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हो। तो दोनों जो है दिखाते तो लाइन के अलोंग ही मोशन को है, लेकिन दोनों का जो है वो डेफिनेशंस अलग अलग होंगी। तो पहले लीनियर की अगर हम बात करें तो लीनियर मोशन में आप क्या लिखोगे? लीनियर मोशन में आप सिंपली लिख दोगे कि स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सिंपल है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अब आपको पता है किसे बोलते हैं, लेकिन ट्रांसलेटरी किसे कहेंगे? ट्रांसलेटरी देखिए, व्हेन अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ रिजिड, सॉलिड भी बोल देते हैं इसको, रिजिड बॉडी, जिसमें सॉलिड इसलिए बोल देते हैं ताकि जो अंदर का कंपोजिशन है पार्टिकल का वो फिक्स रहता है, सॉलिड में चेंज नहीं होता। व्हेन अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, moves in a straight line so that constituent particles, so that constituent particles covers equal distance in equal इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एग्जांपल की बात करें तो लीनियर के केस में तो कोई पॉइंट है जो यहां से यहां तक आ गया, ए से बी तक, लेकिन ट्रांसलेटरी में आप किसी ऑब्जेक्ट को लोगे, ये ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था, देन मोशन करके वो कहां आ गया? बी पोजीशन पे आ गया। तो बी पोजीशन पर आकर जो उसके पार्टिकल्स थे वो अभी भी वही हैं जहां वो पहले थे, सिर्फ पूरी बॉडी की जो है वो पोजीशन ही चेंज होती है। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड आता है हमारे पास सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। सर्कुलर रोटेटरी मोशन, जहां बॉडी गोल गोल घूमे वो मोशन है सर्कुलर रोटेटरी। लेकिन अगेन यहां पर भी आपने दो टर्म्स देख रहे हो आप, एक सर्कुलर एक रोटेटरी। क्या यहां पर भी इनका अलग अलग यूज है? क्या यहां भी डिफरेंस है दोनों टर्म्स में? देन आंसर इज यस। यहां भी ये दोनों टर्म्स जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। ये दोनों शो तो करती हैं रोटेट, गोल मोशन को ही, गोल गोल घूमने को ही, लेकिन ये अलग चीज के लिए यूज की जाती है और ये अलग, वही सेम चीज। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में मूवमेंट कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अलोंग
तो वो क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन कहलाता है। यहाँ पर भी दोनों अलग अलग होंगे, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में है और ये रिजिड ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी के केस में है। तो सर्कुलर की डेफिनेशन क्या आएगी आपके पास, सर्कुलर मोशन को आप क्या कहोगे, सर्कुलर मोशन में हम कहेंगे कि व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिंपल सा हमने डेफिनेशन लिखना है कि व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करे, किसमें, सर्कल में, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, अगर वो सर्कल में मूव करता है तो इसका मीनिंग क्या है, वो सर्कुलर मोशन है, देन कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आ गया, ठीक है। जैसे अगर कोई पॉइंट है, ये सर्कल है, ये सेंटर O है, रेडियस R है, वो यहाँ था, फिर वो यहाँ आया तो भी रेडियस R, फिर वो यहाँ आया तो भी रेडियस R, यहाँ आया तो भी रेडियस R, तो वो सर्कल में मूव कर रहा है। तो ये तो एग्जांपल किसका हुआ, मोशन, सर्कुलर मोशन का। क्या एग्जांपल आ जाता है सर्कुलर मोशन का, एग्जांपल में आप लिख सकते हो इसके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है न्यूक्लियस के अराउंड, वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, क्योंकि साइज इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन का कि आप उसको क्या कंसीडर कर सकते हो, पॉइंट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन जब बात करेंगे हम रोटेटरी मोशन की, तो रोटेटरी मोशन में तो आप रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हो ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करते। तो देखिए, व्हेन अ रिजिड बॉडी, व्हेन अ रिजिड बॉडी मूविंग, जब रिजिड बॉडी मूव करती है अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट या फिर अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अलोंग मूव करती हो, किस तरीके से, सच दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करें, वो भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बना ले, में फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स। इसे देखिए क्या कहा गया है, कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिन सर्कल्स का सेंटर सेम होता है। मैथ में आपने किया होगा, जैसे ये अगर कोई पॉइंट है तो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, लेकिन सबका सेंटर क्या है, सेम। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो रिजिड बॉडी अगर किसी पॉइंट के अलोंग मूव करे या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंसेंट्रिक सर्कल बना ले, तो क्या कहलाएगा, रोटेटरी मोशन। कैसे शो करेंगे, देखिए मान लीजिए ये एक्सिस है जिसकी ये डायरेक्शन है रोटेट करने की, वो ऐसे रोटेट कर रहा है, और ये कोई रिजिड बॉडी आपने मान ली, कोई सॉलिड शेप की कोई बॉडी है। देखिए एक पार्टिकल इसका ये है A, एक पार्टिकल जो है इसका ये है B, और एक पार्टिकल ये है C। यहां हमने 3 पार्टिकल माने। आपको पता है कि रिजिड बॉडी के पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, वो इधर उधर नहीं होंगे। अब जैसे बॉडी मूव करेगी तो पॉइंट A भी मूव कर रहा है, तो ये एक सर्कल ऐसे बना लेगा जिसका सेंटर कहां होगा, एक्सिस पे। अब वो जब बॉडी मूव कर रही है तो B का भी तो मूव कर रहा है, तो B जो है वो इतना बड़ा सर्कल बनाएगा क्योंकि दूर था, रेडियस अलग है, लेकिन सेंटर तो क्या है, सेम। और C भी बना लेगा, तो C का भी सेंटर क्या आएगा, एक्सिस पे ही आएगा। 3 अलग अलग पार्टिकल आपने एक्सिस से लिए, तीनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई, वो उस रिजिड बॉडी में वही है जहां वो थे, लेकिन जैसे बॉडी मूव कर रही है एक्सिस के अलोंग, ऐसे ही ये पार्टिकल्स भी मूव कर रहे हैं, और सबका सेंटर जो है वो किस पे है, एक्सिस पे है। तो ये बोला गया है कि जब रिजिड बॉडी एक एक्सिस के अलोंग मूव करती है तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या बना लेते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास सेकंड टाइप। एक थर्ड टाइप और आती है हमारे पास मोशन की, इसमें फिर टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास हो जाएगा, उसके बाद हम फर्दर स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स को। थर्ड टाइप में भी 2 टर्म्स हमारे पास आती हैं,
कौन कौन सी हैं दो टर्म्स, एक है ऑक्सीलेटरी, एक है वाइब्रेटरी। ऑक्सीलेटरी वाइब्रेटरी मोशन। वही सेम क्वेश्चन यहां पर, क्या ये दोनों टर्म्स जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट है? तो आंसर है यस। लेकिन मोशन एक जैसा शो करती है इसीलिए हमने इनको इकट्ठा लिखा है, लेकिन दोनों टर्म्स का जो मीनिंग है वो अलग अलग है, यूज अलग अलग चीजों पे होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है फिर हमारे पास, देखिए जब एक बॉडी टू एंड फ्रो मोशन में मूव करे। टू एंड फ्रो मोशन का मीनिंग क्या हुआ, ये एक रिजिड स्पोर्ट है, आपने एक धागे पे कोई बॉल को बांध लिया जिसे आप पेंडुलम कहोगे, और आपने इसको इधर ले जाके छोड़ दिया, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। वो एक बार उस तरफ जा रहा है, एक बार इस तरफ आ रहा है, बीच में उसकी मीन ओरिजिनल पोजीशन है। इधर आएगा तो भी ओरिजिनल पोजीशन को, मीन पोजीशन को क्रॉस करके आएगा, वापस जाएगा तो भी मीन पोजीशन को क्रॉस करके जाएगा। यानी कि मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट में आगे जाने और पीछे जाने का जो मोशन है, टू फ्रो मोशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन, इसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो क्या लिखेंगे इसको हम, व्हेन अ बॉडी मूव्स, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, टू एंड फ्रो रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पोजीशन या फिक्स पॉइंट जो है, ये है वो फिक्स पोजीशन, इसके अराउंड या इसके अबाउट वो बार बार टू एंड फ्रो मोशन करे जा रही है, देन motion is said to be oscillatory motion। तब बॉडी को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी कहेंगे। और एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये पेंडुलम ही दिखाया गया है आपको, ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये पेंडुलम है, इसका जो मोशन है मीन पोजीशन के आगे जाना फिर पीछे आना, यानी कि टू एंड फ्रो, वही क्या है आपके पास, ऑक्सीलेटरी मोशन है। तो फिर वाइब्रेटरी मोशन क्या है आपके पास, देखिए जब ये जो मीन पोजीशन से ये बॉडी इतना आगे गई, ये जो डिस्टेंस कवर किया जाता है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सिमिलरली इस तरफ जो आई वो भी एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एम्पलीट्यूड बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाए, बहुत कम हो जाए, तब उस स्पेशल केस को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। कैसे, कोई गिटार है, आपने किसी गिटार की एक वायर, एक स्ट्रिंग को आपने टच कर दिया, तो बहुत थोड़ा सा आगे पीछे बहुत हल्की वाइब्रेशन होती है, कि अगर वो मीन पोजीशन यहाँ थी तो वो बस हल्की सी इतनी सी वाइब्रेशन होगी, बहुत कम अप डाउन होता है उसका, गिटार या सितार की आप जो भी वायर की बात करो, तो वहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या बोलते हैं, फिर वाइब्रेटरी मोशन बोल देते। तो क्या लिखेंगे, when the amplitude या फिर displacement of oscillator is very small, जब वो बहुत क्या हो, स्मॉल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, देन इट इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो उसको बोलेंगे हम वाइब्रेटरी मोशन। तो एग्जांपल में आप क्या लिखोगे, मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ
गिटार की स्ट्रिंग का मोशन आ जाता है आपके पास, बैक एंड फोर्थ मोशन, ऊपर और नीचे जाने वाला। ठीक है, तो ये ऑक्सीलेटरी और ये वाइब्रेटरी। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन, दो कैटेगरीज पे किए, एक डायमेंशन यानी कि डायरेक्शन की कैटेगरी में, और दूसरा हमने किया टाइप्स, पाथ कैसा है, सर्कुलर है, लीनियर है, वाइब्रेटर है, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो ये आपने कर लेने हैं।